उस बड़े से मेंटल असैलम के कमरे में एक लड़की को पट्टियों से जकड़कर बेड से बांधा गया था। उसके सिरहाने शॉक ट्रीटमेंट वाली मशीन थी। वो लड़की डरावनी आवाज में सभी नर्स पर गुस्से से इस तरह चीखती जा रही थी मानो मर्द और औरत एक साथ बात कर रहे हो। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नर्स ने उसकी बात को सुनकर जोर से तमाचा जड़ दिया। तभी डॉक्टर साहब अंदर आए। नर्स, पेशेंट से इस तरह पेश आते हैं? सॉरी सर। शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी हो गई? जी सर। उस लड़की के मुंह में एक कपड़े जैसी चीज ठूसकर मशीन ऑन कर दी और शॉक ट्रीटमेंट शुरू हो गई। दिमागी मरीजों के लिए शॉक ट्रीटमेंट एक आम बात थी। कुछ दिन के बाद जवान होती इस रात में अपने सामने दूर तक फैले तालाब के शांत नीले पानी पर तैरते पूनम के चांद का अक्स देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए नीलम ने अविनाश से कहा, क्या तुमने कभी चांद को धरती पर उतरते देखा है? चांद तो मेरे पास बगल में बैठा है। हाँ, जो पानी पर तैर रहा है वो मेरे ही चांद का अक्स है। अविनाश की बात को सुनकर नीलम शर्माते हुए कुछ बोलती है कि तभी तालाब के पानी में डूबे उसके पैर को मछलियां गुदगुदी करने लगी। उस एहसास से नीलम का बदन सिहर उठा। उसकी ऐसी हरकत को देखकर अविनाश ने पूछा, क्या हुआ? और वो भी ना चाहते हुए उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो पानी के पास घुटने के बल बैठकर जिस तरह जंगली जानवर पानी पीते हैं उसी तरह अपने कानों को पानी के करीब ले जाते हुए उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। मछलियों को इंसानी शरीर स्वादिष्ट लगता है और इंसान को मछलियों का। अविनाश की बात को सुनकर नीलम ने नीचे तालाब के पानी में डूबे अपने पैरों को देखा और डर के अपने पैरों को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर अविनाश की तरफ देखा। वो कहीं नहीं था। रात के काले डरावने अंधेरे में घिरे उस तालाब के पास वो अकेली खड़ी थी। सिर्फ एक ही पल में सारा माहौल बदल चुका था। ना आसमान में पूनम का चांद था, ना सितारे, ना अविनाश, ना उसका मनचाहा साथ था। तो सिर्फ उस रात के काले अंधेरे में फैला खौफनाक सन्नाटा और उस सन्नाटे में भी सुनाई देने वाली तालाब के पानी की धीमी धीमी आवाज, जैसे पानी की आवाज ना होकर कोई पुकार रहा हो, जैसे वो तालाब का पानी उसे अपनी तरफ बुला रहा था और वो भी ना चाहते हुए उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो पानी के पास घुटने के बल बैठकर जिस तरह जंगली जानवर पानी पीते हैं उसी तरह अपने कानों को पानी के करीब ले जाते हुए उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, नीलम, मेरे पास आ जाओ। वो आवाज सुनकर नीलम का बदन डर के कारण सिर उठा और अगले ही पल एक काला सड़ा हुआ इंसानी हाथ तालाब के पानी से निकलकर झट से नीलम का गला पकड़ लिया। नीलम जोर से चीखते हुए नींद से उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में खौफनाक डर साफ साफ नजर आ रहा था और उसी डर की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो एक खाली कमरे की दीवार से सटे बेड पर बैठी हुई थी। सामने वाले दरवाजे पर लगे कांच से कोई उसे झांक रहा था। दरवाजा खुला और एक मोटी 50 के आसपास उम्र वाली औरत अंदर आते हुए बोली, चलो नहा लो, तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलने आने वाले हैं। इतना कहकर वो औरत चली गई पर नीलम अपने बेड पर वैसे ही बैठी रही। शहर की आवाजाही और भाग दौड़ भरी जिंदगी से काफी दूर बेहद ही खूबसूरत हरी भरी घनी झाड़ियों से घिरी पहाड़ियों की गोद में बने उस मेंटल असैलम में काफी मरीज इलाज के लिए आते थे। उसी अस्पताल में भर्ती अपनी बेटी नीलम को देखने उसके माता पिता आए थे। हम उसकी जांच कर रहे हैं, काफी दिनों से उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। वो एक दिमागी बीमारी से ग्रसित है और मेडिकल साइंस में उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब के सवाल पर नीलम के पिताजी ने कहा, अविनाश और नीलम की सगाई हो चुकी थी। एक दिन वो घूमने शहर के उस पास वाले तालाब पर गए, वहीं अविनाश की डूबकर मौत हो गई थी और तब से ये सब शुरू हुआ। डॉक्टर साहब, नीलम का मंगेतर अविनाश मेरा अच्छा दोस्त था और उसी की वजह से मैंने नीलम का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। और अविनाश अब इस दुनिया में तो है नहीं, ये बात हम सबको पता है, पर नीलम आज भी ये मानती है कि अविनाश जिंदा है और वो उसके साथ उसी तालाब के पास जाकर बैठती है, अकेले बातें करती है। डॉक्टर साहब नीलम की हालत उसके माता पिता को बता रहे थे और उसके माता पिता अपनी बेटी की हालत को लेकर काफी परेशान थे। क्या मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी? देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। तभी किसी औरत की आवाज सुनाई दी, आप बेकार ही कोशिश कर रहे हो, नीलम की बीमारी आपके बस के बाहर है। सभी ने आवाज की तरफ देखा। डॉक्टर साहब के केबिन के बाहर एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। पूरी तरह से काली साड़ी पहने उस औरत के माथे पर काली बिंदी लगी हुई थी। उसकी नीली आंखें मानो किसी भी इंसान को मोहित करने के लिए काफी थी। आपकी तारीफ?
जी ये हमारी पड़ोसी है सविता जी। आइए बैठिए। तो आप नीलम की बीमारी से वाकिफ है, राइट? हाँ, उसकी बीमारी से मैं काफी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और उसका इलाज भी जानती हूँ। ओह, तो आपका अस्पताल भी होगा। और मेडिकल साइंस में कौन सी डिग्री हासिल की है आपने? डॉक्टर साहब का मजाकिया अंदाज सविता जी समझ रही थी। बिना गुस्सा हुए उन्होंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया। क्या आपकी कोई औलाद है? हाँ, 5 साल की बेटी है। उसे खेलते कूदते देख आपको अच्छा लगता होगा ना? हाँ बिल्कुल, हर माँ बाप की तरह। क्यों? क्या कभी ऐसा होता है कि हमेशा खेलकूद करने वाली आपकी बेटी एकदम से गुमसुम रहने लगती है? ना उसे खाना अच्छा लगता है और ना खेलना अच्छा लगता है, वो नाराज रहने लगती है। हाँ, कभी कभी होता है। तो आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। एक्चुअली मेरी माँ अपनी पोती की नजर उतारती है और एक ही दिन में वो ठीक हो जाती है। तो आपकी माँ का अस्पताल कहाँ है जहाँ वो ट्रीटमेंट करती है, या कौन सी डिग्री है उनके पास? आप मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हैं? डॉक्टर साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया, पर धीरे से मुस्कुराते हुए सविता जी ने कहा, कुछ बीमारियों का इलाज डिग्री से नहीं होता, बीमारी की समझ से होता है। और जिस बीमारी का आप इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी समझ से बाहर है। सविता जी की बात से डॉक्टर साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। देखिए, आप मेडिकल साइंस का मजाक उड़ा रही हैं। वो दिमागी मरीज है जो आप पर भी हमला कर सकती हैं। डॉक्टर साहब की बात सुनकर सविता जी ने कहा, वो किस बीमारी की मरीज है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वो डॉक्टर साहब के केबिन से बाहर निकली। उनके पीछे नीलम के माता पिता और डॉक्टर भी चलने लगे। चलते चलते सविता जी एक कमरे के सामने से गुजरते हुए एकदम से रुक गई। उन्होंने उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। डॉक्टर साहब और नीलम के माता पिता भी उसी कमरे को देखने लगे। डॉक्टर साहब ने उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में सविता जी से कहा, शायद आपका अंतर्मन कह रहा है कि नीलम जी इसी कमरे के भीतर है। सविता जी ने अपनी नजरें उस दरवाजे के ऊपर टिकाते हुए बिना पलके झपकाए हुए कहा, उस कमरे के भीतर नीलम तो क्या, किसी भी मरीज को नहीं रखा जाता। पिछले कुछ महीनों से यह कमरा इसी तरह से बंद है। सविता जी की बात सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा, लगता है यहाँ आने से पहले आपने काफी जानकारी इकट्ठा की है। डॉक्टर साहब ने गुस्से से पास ही खड़ी अपनी वार्डन की तरफ देखा। शायद वो इशारों में पूछ ही रहे थे कि, पर वार्डन ने गर्दन हिलाकर साफ इनकार कर दिया। इंसान जो जानकारी देते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही सही हो, पर इंसानों के अलावा भी काफी सोर्स है जो सटीक जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब ने गुस्से से पास ही खड़ी अपनी वार्डन की तरफ देखा। शायद वो इशारों में पूछ ही रहे थे कि, पर वार्डन ने गर्दन हिलाकर साफ इनकार कर दिया। सविता जी दोबारा चुपचाप वार्ड से चलते हुए आगे बढ़ने लगी और पीछे नीलम के माता पिता चलने लगे। पर डॉक्टर साहब ने वार्डन के पास जाते हुए धीरे से कहा, पता करो कि अस्पताल की अंदरूनी बातें इस औरत को बताई किसने, जल्दी। इधर सविता जी एक कमरे के पास खड़ी दरवाजे से भीतर झांकती हुई बोली, नीलम कैसी हो? अपने गर्दन घुटनों में छिपाकर किसी अनजान चीज के डर से दुबक कर बैठी नीलम के कानों पर पड़ी उस अनजान जानी पहचानी आवाज की तरफ उसने झट से गर्दन उठाकर देखा। बाहर लगी कुंडी को सरकाते हुए उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बैठी नीलम ने नम आंखों से अपने परिवार को देखा और रो पड़ी। उस कमरे के अंदर पैर रखते ही सविता को अजीब सा एहसास हुआ। सामने वाले बेड पर नीलम थी, पर उसे बगैर देखे सविता उस कमरे को तोड़ने लगी। मानो उस कमरे के भीतर नीलम के अलावा कोई और भी था जो खुली आंखों से नजर तो नहीं आ रहा था, पर सविता को अपने जिस्म पर अचानक होने वाली सरसराहट से उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। दरवाजे से 2 कदम अंदर आकर सविता रुक गई। अपनी नजरें बारी बारी उसने कमरे के हर एक कोने में दौड़ाई और फिर नीलम की तरफ देखा और शांत रहने को कहा। नीलम ने डरी सहमी आंखों से सविता की तरफ देखते हुए धीरे से गर्दन हिलाकर इशारा किया। तभी सविता ने कुछ ऐसा देखा कि एक ही पल में उसका गला सूख गया। नीलम के पीछे से झांकती एक काली परछाई की सफेद आंखें सविता को घूर रही थी।